तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक कॉर्नवालिस और उसके सुधार कार्यों के संबंध में। कॉर्नवालिस ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए उसने कई सारे नियम कानून लाया था और उसी को हम लोग कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि कॉर्नवालिस का जो समय था वो 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक का था। और 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने एक नियम बनाया जिसका नाम दिया गया था कॉर्नवालिस कोड। अर्थात कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लाया गया और इसी कॉर्नवालिस कोड के द्वारा विभिन्न न्यायिक मामले मतलब न्यायिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए या फिर पुलिस सुधार कार्यक्रम चलाए गए या फिर सिविल सेवा में सुधार कार्यक्रम चलाए गए। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या आवश्यकता थी कॉर्नवालिस को इस प्रकार के सुधार कार्यक्रम को चलाने का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में जब बंगाल की दीवानी, बंगाल बिहार उड़ीसा इन क्षेत्रों की दीवानी कंपनी को मिल जाती है तो एक प्रकार से कालांतर में द्वैध शासन के लागू होने के बाद अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इन्हीं सभी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए कॉर्नवालिस ने कई सुधार कार्यक्रम चलाए। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉर्नवालिस के जो मुख्य सुधार कार्यक्रम है उसमें हम बात करेंगे न्यायिक सुधार के बारे में, न्यायिक सुधार कार्यक्रम के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सिविल सेवा, बहुत ही संक्षिप्त में, अर्थात कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवा के संदर्भ में जो सुधार कार्यक्रम चलाए गए। और तीसरा नंबर पुलिस सुधार कार्यक्रम मुख्य रूप से हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सवाल अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है इसका सुधार कार्यक्रम। तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो पहला जो है न्यायिक सुधार, इसके अंतर्गत कॉर्नवालिस ने क्या किया। तो कॉर्नवालिस ने जो न्यायालय का सिस्टम था पहले से मुगलों के टाइम में जो चला आ रहा था, नवाबों के टाइम में जो चला आ रहा था, उसको उसने बदल दिया। और अब क्या किया, तो पूरे न्याय तंत्र को दो भागों में बांटा। मतलब न्यायिक सुधार के तहत उसने न्यायालय को दो भागों में बांट दिया। एक भाग था आपको दीवानी अदालत और दूसरा था आपको फौजदारी अदालत। मतलब यह कि जहां पहले सभी मामलों की सुनवाई एक ही जगह होती थी, वहीं कॉर्नवालिस ने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर काम किया। शक्ति का पृथक्करण क्या, मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही सत्ता के पास ज़्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिए, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए जिससे कि संतुलन बना रहे। और इसी के लिए उसने क्या किया, सुधार कार्यक्रम के तहत कलेक्टर को जहां पहले भू राजस्व वसूली के साथ साथ दीवानी मुकदमों और दीवानी मामलों को सुनवाई करने का भी अधिकार था, अब कलेक्टर से दीवानी मामलों की सुनवाई का अधिकार वापस ले लिया गया। मतलब अब कलेक्टर के पास केवल भू राजस्व वसूल करने का अधिकार बना रहा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि दीवानी अदालत या दीवानी मामले में किस प्रकार से सुधार किया कॉर्नवालिस के द्वारा। तो कॉर्नवालिस ने बड़े पैमाने पर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत की स्थापना की और इसके लिए उसने, अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम दीवानी अदालत पर बात कर लेते हैं या फिर न्यायिक सुधार के तहत दीवानी सुधार जो किया गया। दीवानी मतलब होता क्या है, थोड़ा सा इसको भी आप समझ लीजिए। तो दीवानी का मतलब उस समय में क्या होता था कि जो वित्तीय मामले होते थे, जो टैक्स के मामले होते थे, जो राजस्व के मामले होते थे, जो रुपए पैसे के धोखाधड़ी के मामले होते थे या धन संपत्ति का मामला होता था, यह आता था दीवानी मामले में। और वहीं फौजदारी मामले के अंतर्गत वैसे मामले आते थे जो प्रायः खून खराबा, हत्या, डकैती, लूट, मतलब जो ऑफेंसिव ज़्यादा होता था, उन मामलों को रखा जाता था फौजदारी मामलों में। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे दीवानी मामले, इसके अंतर्गत हम वहीं वित्तीय मामलों को ही मुख्य रूप से समझेंगे कि वित्तीय मामलों को सुलझाने के लिए कॉर्नवालिस के द्वारा दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। अब वह करता क्या है कि दीवानी अदालत के तहत कई ग्रेड बनाता है। ग्रेड का मतलब क्या, एक छोटा जो नीचे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। जैसे भारत में वर्तमान में भी मुख्य रूप से 3 तरह का आपको न्यायालयी ग्रेड दिखाई देगा। एक नंबर जिला अदालत, उसके बाद आप हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस टाइम में भी कॉर्नवालिस ने ऐसा प्रयास किया था। तो इसके लिए उसने क्या किया, जो सबसे निचला जो अदालत था, इसके जो सबसे नीचे का अदालत था दीवानी अदालत के तहत, ये निचला अदालत, वह था आपको मुंसिफ न्यायालय। ध्यान रखना है, मुंसिफ
न्यायालय। तो जैसा कि हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि जो यह न्यायालय था यह प्रायः वित्तीय मामलों को ही देखता था। तो जो मुंसिफ का न्यायालय था यह 50 रुपये तक के मामले की सुनवाई करता था। मतलब मुंसिफ का जो न्यायालय था 50 रुपये तक के मामले की सुनवाई करता था। और प्रायः जो मुंसिफ का न्यायालय का हेड होता था वह मुंसिफ या फिर ये कहिए कि भारतीय कोई होता था। उसके बाद हम लोग देखते कि हैं कि जो इसका दूसरा मतलब पहला नंबर हो गया ये 1 नंबर, और इसके ठीक ऊपर वाला जो ग्रेड था वह था आपको रजिस्ट्रार का न्यायालय। रजिस्ट्रार, तो जो रजिस्ट्रार का न्यायालय था वह आपको 200 रुपये तक के मामले की सुनवाई करता था। 200 रुपये तक के मामले की सुनवाई करता था। और इसके ऊपर भी न्यायालय बनाया गया जो तीसरे नंबर पर, वह था आपको जिला दीवानी अदालत। ध्यान देना है, जिला दीवानी अदालत, जिला दीवानी अदालत। और जिला दीवानी अदालत, इस पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये है कि जो रजिस्ट्रार न्यायालय का हेड होता था, मुख्य या प्रधान, वो प्रायः कोई ना कोई यूरोपीय ही होता था। तो जब रजिस्ट्रार से ही यूरोपीय प्रारंभ हो गए तो इसका मतलब हुआ कि इसके आगे भी मतलब जिला दीवानी अदालत या उसके ऊपर वाले कोर्ट के जो हेड होंगे, जो न्यायाधीश होंगे, वह यूरोपीय ही रहेंगे। तो मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रार का न्यायालय 200 रुपये तक का मामले का सुनवाई करता था। जिला दीवानी अदालत जो था 200 रुपये से ऊपर के मामले की सुनवाई करता था। इसके ऊपर जो चौथे नंबर पर था वह था आपको प्रोविंशियल कोर्ट, जो कि पटना, ढाका, कलकत्ता एवं मुर्शिदाबाद, चार जगहों पे स्थापित किए गए थे। कहाँ पे? पटना में, ढाका में, कलकत्ता में और मुर्शिदाबाद में। ये था आपको प्रोविंशियल कोर्ट। और ये जो प्रोविंशियल कोर्ट था वह आपको 1000 रुपये तक के मामले की सुनवाई करता था। 1000 रुपये तक के मामले की सुनवाई करता था। अब सवाल यह उठता है कि प्रोविंशियल कोर्ट के भी ऊपर एक कोर्ट था जो 5वें नंबर पे है। यह था आपको सदर दीवानी अदालत। तो जो सदर दीवानी अदालत होता था, ये सदर दीवानी अदालत ये गवर्नर जनरल एवं परिषद के सदस्यों के द्वारा संचालित होता था। और जो सदर दीवानी अदालत था वह 1000 से लेकर के मतलब ये 5000 रुपये तक, अर्थात 5000 रुपये तक के मामले की सुनवाई कर सकता था। कौन? सदर दीवानी अदालत, जिसका हेड गवर्नर जनरल होता था। अच्छा, अब 5000 से अगर अधिक के मामले हो तो क्या होगा? तो 5000 से जो अधिक के मामले थे उसकी सुनवाई अर्थात 6ठे नंबर पर जो थी वह था आपको किंग काउंसिल। और ये जो किंग काउंसिल था ये 5000, इसका कौन हेड होता था? तो इसका ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश के राजा, ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन की रानी, जो सर्वोच्च पद पे, सत्ता पे जो आसीन होती थी, उसका परिषद, वो 5000 रुपये से अधिक के मामले की सुनवाई इनके द्वारा की जाती थी। और इस प्रकार से ये दीवानी अदालतों का जो इसका क्रम था वह इसका समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं फौजदारी सुधार कार्यक्रम के तहत। तो जो फौजदारी मामले थे इसके तहत उसने क्या क्या किया, इसको भी थोड़ा हम संक्षिप्त में ही हम बात करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे हम लोग। तो फौजदारी सुधार के तहत उसने यही किया कि जो कानून व्यवस्था, जो कानून पहले से बनाए गए थे फौजदारी के मामले में, उसको उसने तब बदलाव किया, अर्थात मुस्लिम कानून को और भी मानवीय रूप दिया। और जिला में फौजदारी न्यायालय की स्थापना कर दी गई, अर्थात जिला में फौजदारी न्यायालय की स्थापना कर दी गई। और साथ में जो कानून थे उस समय उसको और मानवीय रूप दिया गया। पहले जहाँ कानूनों में अंग विच्छेदन की बात थी, हाथ के बदले हाथ या नाक के बदले नाक काट लेने का प्रावधान था, या कड़े कठोर दंड के प्रावधान थे, उन सबको हटा दिया गया। अब
बदले की भावना, मतलब ये हुआ ना कि अब जो हत्या या अपराध जो किए जाते थे उसमें भावना पे अधिक जोर दिया गया, न कि हथियार या तरीके पे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे न्यायिक सुधार कार्यक्रम इसके समाप्त हो जाते हैं तो उसने, या फिर इसी के साथ साथ फिर चलते रहता है, दूसरे नंबर पर जो इसका सुधार कार्यक्रम था वह था आपको सिविल सेवा का। तो सिविल सेवा के तहत जैसा हमने अभी पढ़ा था कि भाई सिविल सेवा के तहत या आज न्यायिक सुधार के तहत उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर कार्य किया और शक्ति का बंटवारा कर दिया। ठीक वहीं यहाँ भी उसने काम किया कि सिविल सेवा के तहत जो कलेक्टर जो होते थे उनसे अब भू राजस्व वसूली का ही केवल अधिकार उनके पास रहा और उनसे दीवानी मुकदमों का अधिकार ले लिया गया। और परंतु इसके तहत एक और काम किया गया कि जो कलेक्टर थे उनका वेतन निर्धारित कर दिया गया, और उस समय कलेक्टर का जो वेतन होता था वह 1500 रुपया, और साथ में उसको टोटल भू राजस्व के वसूली का 1% अर्थात भू राजस्व वसूली का जो भी किसानों से वसूला जाता था उसका 1% कमीशन प्रदान कर दिया गया। किसको? कलेक्टर को। और माना यह जाता है कि समकालीन विश्व में, पूरे विश्व में उतना अधिक वेतन पाने वाला कहीं का भी कोई कर्मचारी नहीं था। अर्थात भारतीय कलेक्टर का जो वेतन था वह पूरे विश्व में सर्वाधिक वेतन था और उसको पाने के लिए सारे दुनिया के लोग ललायित रहा करते थे। और इस प्रकार से उसने सिविल सेवा में भी सुधार किया। और जो तीसरा नंबर आता है दोस्तों वह है आपको पुलिस सुधार के संबंध में। कर्नवालिस को जबरदस्त कामों के लिए याद किया जाता है, तो पुलिस सुधार के लिए उसने भी कुछ कदम उठाए। सबसे पहले पूरे दुनिया में अभी तक जहाँ पुलिस प्रणाली प्रारंभ नहीं हुई थी तो भारत में उसने प्रारंभ किया, और उसके तहत उसने क्या किया, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक 400 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर, 400 वर्ग किलोमीटर, ध्यान देना है, 400 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर उसने एक पुलिस चौकी की स्थापना की। और इस पुलिस चौकी का एक हेड बनाया गया जिसका नाम था दरोगा या पुलिस सुपरिटेंडेंट। और यह इस प्रकार से यह भी देखा गया कि भारत में जब थाना या पुलिस चौकी की स्थापना हुई उसमें ब्रिटेन भी उस प्रकार के थाना या पुलिस चौकी की स्थापना नहीं हो पाई थी। और इस प्रकार से कर्नवालिस के जो कई सुधार कार्यक्रम थे वो समाप्त हो जाते हैं। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से कर्नवालिस ने भारत में भू राजस्व प्रणाली को अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा स्थापित किया। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।